वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हम करेंगे डेप्रीसिएशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्लस आज हम पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि NIT, जो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का है। ओके, इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से वेज है हमारे पास। ठीक, ये स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम डेप्रीसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट वाली बातें आज करने वाले हैं। पहले डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं। जो लोग कॉमर्स से होंगे वो इस वर्ड से काफ़ी रूबरू हो चुके होंगे। ओके, जो लोग कॉमर्स से नहीं है, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स आती है और कहीं कहीं कुछ लोग साइंस में भी इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी नई सी टर्म है, इसलिए अपन एक बार इसको पूरा एट ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है क्या? फिक्स कैपिटल असेट्स। कौन से होते हैं फिक्स कैपिटल असेट्स? क्या होते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ईच एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली बात ये समझ में आई कि डेप्रीसिएशन जो है वो फिक्स कैपिटल असेट्स पे लग रहा है। कौन से असेट्स पे लग रहा है? फिक्स कैपिटल असेट्स। ओके, फिक्स कैपिटल असेट्स कौन कौन से? जैसे कि एग्जांपल दे रखा है बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी एंटरप्राइज का, क्योंकि इन सब का यूज करके कोई भी एंटरप्राइज नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। नए गुड्स और सर्विसेज क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। ओके, तो यानी कि जो फिक्स कैपिटल एसेट, ऐसे एसेट जो बिजनेस में एक लंबे ड्यूरेशन के लिए रहने वाले हैं, उन पे लगता है डेप्रीसिएशन, उन पे लगता है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन होता क्या है बेटा, मैं आपको बताता हूं। कोई भी आप चीज खरीद के लाए, थोड़े टाइम बाद उस चीज की वैल्यू कम हो गई, रीजन क्या था? डेप्रीसिएशन। रीजन क्या था? डेप्रीसिएशन। ये यूज करी हुई चीजें, सेकेंड हैंड चीजें सस्ती क्यों जाती है? डेप्रीसिएशन, क्योंकि लगातार उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। और ये जो वैल्यू में कमी आना है बेटा, इसी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। ओके, देखिए, डेप्रीसिएशन रेफर्स टू लॉस और फॉल। डेप्रीसिएशन रेफर्स टू लॉस और फॉल in the value of fixed capital assets, in the value of fixed capital asset। fixed capital asset की वैल्यू में कमी आ जाना डेप्रीसिएशन कहलाता है। क्यों आती है कमी? ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मली उस चीज को डेली डेली हमने यूज किया, कार, बाइक, इनकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है? हम यूज करते हैं ना, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, यानी धीरे धीरे उसकी चीजें घिसने लगती हैं, वो नई जैसी नहीं रहती है। ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज आपके पास अगर पुराना वाला कंप्यूटर होगा, वो डब्बे वाला, तो वो तो चलना ही नहीं है। टीवी होगा डब्बे वाला, वो भी चलना नहीं हो। टेक्नोलॉजी चली गई तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, ओके। एक्सीडेंटल डैमेजेस एक्सेट्रा। एक्सीडेंटल यानी जैसे कि क्या कहते हैं, आपका असेट, जैसे कि बाइक है, बाइक अपन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो भी डेप्रीसिएशन में काउंट होता है। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, अब पूरा होलसम देखते हैं अपन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो फिक्स असेट यानी कि फिक्स कैपिटल असेट्स हैं, उनकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, या एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, हमारी मशीनरी की जो वैल्यू कम हो रही है, वो डेप्रीसिएशन है। ओके, प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपन प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमारी मशीनरी जो डेली डेली यूज हो रही है, एक फैक्ट्री में एक मशीन डेली चल रही है, डेली चलेगी तो मशीन में घिसावट होगी, यानी नॉर्मल वियर एंड टियर होगा। थोड़े टाइम बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मशीन खराब हो जाएगी। या एक्सीडेंटल, एकदम से लाइट चली गई, लाइट आने की वजह से, पावर की वजह से, क्या कहते हैं, मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई, तो एक्सीडेंटल। इन सब चीजों की वजह से उस मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल असेट। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ऐसा होना डेप्रीसिएशन कहलाता है। ओके, आइए डेप्रीसिएशन के कुछ नाम कवर करते हैं। डेप्रीसिएशन के कुछ नाम कवर करते हैं। डेप्रीसिएशन के नाम समझ लेते हैं। डेप्रीसिएशन, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया होगा,
तो वो जो डेप्रीसिएशन है वो किसी भी नाम से दिया हो सकता है क्वेश्चन में नॉर्मली डेप्रीसिएशन लिख के दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास नॉर्मली डेप्रीसिएशन लिखा हुआ आ जाए। ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें डेप्रीसिएशन लिखा हुआ आएगा, ज्यादातर वो इन तीनों में से कोई नाम आपको देने वाला है, ज्यादातर वो इन तीनों में से कोई एक नाम आपको एग्जाम में देगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये तीन और नाम है जिनसे डेप्रीसिएशन को दुनिया में जाना जाता है। एक बार वापस, depreciation is also known as consumption of fixed capital CFC, capital consumption allowance CCA और replacement cost यानी कि RC। एक बार वापस, consumption of fixed capital, capital consumption allowance and replacement cost are the three other name of depreciation. Depreciation is also known as capital consumption allowance यानी ये, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी ये, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि ये। एक बार वापस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल CFC, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन तीन नामों से डेप्रीसिएशन को दुनिया जानती है। एक बार वापस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भूल ना जाना ये तीन नाम, भूल ना जाना ये तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन हमने यहां पढ़ लिए, फिर भी एक बार और हम चार्ट बना के कवर करना चाह रहे हैं कि डेप्रीसिएशन के क्या क्या कॉजेज हैं, डेप्रीसिएशन के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रीजन है। ओके, सबसे पहला कॉज या रीजन होता है जो डेप्रीसिएशन का, वो होता है नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सीडेंटल डैमेज। नॉर्मल वियर एंड टियर यानी डेली यूज करना उसको, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस। एक तो ये रीजन, ये कॉज है डेप्रीसिएशन का। दूसरा हमारे सामने है फॉरसीन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, फॉरसीन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ऑब्सोलेंस जैसे कि, ऑब्सोलेंस यानी कि खत्म हो जाना, ऑब्सोलेंस यानी कि खत्म हो जाना, यानी टेक्नोलॉजी, वो वाली टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो गई। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस यानी चेंज इन टेक्निक। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस यानी कि चेंज इन टेक्निक, वो टेक्निक बदल गई, अब वो टेक्निक मार्केट में नहीं चलती है। ठीक है, ओके। चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द मशीनरी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट बिकेम ऑब्सोलेट। ओके, डिमांड चेंज हो गई मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की, इसलिए भी वो गुड्स और सर्विसेज अब खराब हो गए, इसलिए भी उन पे डेप्रीसिएशन लग गया और उनकी वैल्यू कम हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे का देखेंगे अपन। ओके गाइज, हम क्या देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। डेप्रीसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट हमारी मेन हेडिंग चल रही थी, जिसमें से हमने डेप्रीसिएशन ओवर कर लिया है। अब हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट होते क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को और क्या कहा जाता है, ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट ईयर 11th क्लास में ही सीख लिया था हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ा था। बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी में 5 बेसिक एक्टिविटी थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट, जिसे कि कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। एक बार वापस, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्टॉक ऑफ कैपिटल में, यानी इकोनॉमी के कैपिटल में जो भी एडिशन हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमी में जितनी कैपिटल है उसमें जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है, जितना भी बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल दे रखा है, एडिशन और क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। एडिशन और क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग बन गई, तो वो क्या हो गया, फिजिकल एसेट में एडिशन हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओके, एडिशन टू द इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ओके, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री यानी होता है स्टॉक। इन्वेंट्री यानी क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई आपकी, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जैसे किसी की क्या कहते हैं, स्टेशनरी की शॉप है, तो उसके पास पहले ये 4 मार्कर थे, बाद में उसके पास 2 मार्कर और आ गए, तो ये क्या है, उसकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बढ़ गई तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ। ये क्या हुआ,
इन्वेस्टमेंट। तो आइए अब हम किसकी तरफ चलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इंक्लूड डेप्रीसिएशन। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इंक्लूडेड डेप्रीसिएशन, विच इंक्लूड डेप्रीसिएशन, जिसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है, यानी ग्रॉस में डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है। अब नेट इन्वेस्टमेंट देखते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल एडिशन है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इज डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा देंगे, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, लो, और देखो ग्रॉस का गोला बड़ा है, नेट का गोला छोटा है। बड़ी से छोटे पे आना है, मैंने आपको इसके पहले NFIA वाले कंसेप्ट में भी सिखाया था। बड़ी चीज को छोटा करना है तो तोड़ दो, यानी माइनस करना पड़ेगा। बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस, और छोटे से बड़े पे आना है तो प्लस। ओके, ग्रॉस और नेट के बीच में जो प्लस और माइनस का खेल होता है वो है डेप्रीसिएशन। वो कौन है, डेप्रीसिएशन। अब मेरे को फटाफट से बताओ, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रीसिएशन प्लस। एक बार वापस, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रीसिएशन प्लस। एक बार वापस, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रीसिएशन प्लस होता है। आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है, होप सो सबको समझ में आया होगा। एक बार वापस, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करेंगे, छोटे से बड़े पे आना है तो प्लस करेंगे। ग्रॉस को G से डिनोट करते हैं और नेट को N से डिनोट करते हैं। ग्रॉस को G से डिनोट करते हैं और नेट को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। ओके गाइस, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का शॉर्टकट है FC, मार्केट प्राइस को बोल रहे हैं MP और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बोल रहे हैं NIT। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि NIT। अब ये होता क्या है, क्या लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इट इज द डिफरेंस बिटवीन indirect taxes and subsidies. NIT is nothing but difference between IT and S. NIT is equals to IT minus S. NIT is equals to IT minus S. NIT is equals to IT minus S. NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो एक डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। S का मतलब सब्सिडीज, S का मतलब सब्सिडीज, और IT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। IT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया IT। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन और सेल ऑफ द कमोडिटीज पे लगाए हैं। ओके, टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट ने इंपोज किए हैं यानी कि लगाए हैं प्रोडक्शन और सेल ऑफ कमोडिटीज पे, प्रोडक्शन और सेल ऑफ कमोडिटीज पे। एग्जांपल देखते हैं अपन इसके। पहला एग्जांपल है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ओके, और बताता हूं मैं वैसे आपको GST, ये दोनों हट गए हैं GST के आने के बाद। ओके, अगर क्वेश्चन में GST लिखा हुआ मिले मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स लिखा हुआ मिले मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ मिले मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। बेटा ये सब क्वेश्चंस में अभी आएंगे, ये सारी बातें क्वेश्चंस में आएंगी, बहुत परेशान करेंगे, अच्छे से पढ़ो। ओके, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज, सब्सिडीज को आप S से डिनोट करते हो। सब्सिडी को किससे डिनोट करते हो? S से। सब्सिडी होती क्या है? दीज आर कैश ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट।
सब्सिडी क्या है? सब्सिडी कैश ग्रांट है जो कि एक गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है। किसको दी है भाई? एंटरप्राइजेस को। किसको दी है? एंटरप्राइजेस को। किस लिए दी है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज के प्रोडक्शन के लिए दी हो सकती है। और किस लिए दी हो सकती है? प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए दी हो सकती है। और किस लिए दी हो सकती है? सेल गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। किस लिए दी हो सकती है? एनकरेज फर्म्स टू सेट देयर प्रोडक्शन यूनिट इन बैकवर्ड एरिया। ओके, इतनी सारी बातों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एक बार वापस, सब्सिडी होता क्या है बेटा? सब्सिडी एक कैश ग्रांट है। सब्सिडी क्या है? एक कैश ग्रांट है। सब्सिडी कौन सी ग्रांट है? कैश ग्रांट है सब्सिडी। ओके, किसको देती है? एंटरप्राइजेस को देती है गवर्नमेंट। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? एंटरप्राइजेस को। किस लिए देती है? बहुत सारे काम, प्रोडक्शन करने के लिए देती है किसी सर्टेन कमोडिटी का। दूसरा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए देती है। तीसरा, माल को सस्ते में, मार्केट प्राइस से भी कम में बेचने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। चौथा, गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है फर्म्स को कि वो बैकवर्ड एरिया में भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, बैकवर्ड एरिया का, ताकि विकास हो, डेवलपमेंट हो। ओके, सब्सिडीज आर अपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडी क्या है? अपोजिट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। सब्सिडी आर अपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स लगाने से किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है और सब्सिडी देने से उस चीज की कीमत कम हो जाती है। ओके, सब्सिडी रिड्यूस, मैंने कहा ना, सब्सिडी रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडीज रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। अब अपन समझेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का खेल। अब अपन क्या समझेंगे? अब अपन समझेंगे फैक्टर, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का गेम अब अपन समझेंगे। ओके गाइस, तो अब हम क्या समझने वाले थे? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले मार्केट प्राइस क्या होती है? इट इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड और एंड परचेज्ड इन द मार्केट। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में खरीदा और बेचा जा रहा है, बेचा और खरीदा जा रहा है। ओके, मार्केट प्राइस जिसको एमपी से डिनोट करते हैं, वो प्राइस है जिस प्राइस पे मार्केट में लोग उस प्रोडक्ट को परचेज और सेल कर रहे हैं। ओके, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट, जितने भी फैक्टर पेमेंट होते हैं, मेड बाय द फर्म्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट वो सारे फैक्टर पेमेंट है जो एक फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करती है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिव सर्विस उसने प्रोडक्शन में काम में ली। एक बार वापस, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर पेमेंट को कहते हैं जो कि एक फर्म ने किया है, किसके लिए? ऑफ प्रोडक्शन के लिए। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिनने फैक्टर सर्विसेज यानी प्रोडक्टिव सर्विसेज हमको दी, उनके लिए। ओके सर, एग्जांपल तो दो, कौन कौन सी सर्विसेज? ओके बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आइए एग्जांपल देखते हैं। लैंड जो है उसे रेंट मिलेगा। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर, जिसने प्रोडक्टिव सर्विसेज दी, हमको हमारा माल बनाने में मदद करी, उसको उसके वेजेस मिलेंगे। कैपिटल जो हमने लगा रखी है उस पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने इतना दिमाग लगा के एक बिजनेस यूनिट सेटअप करी है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से अगर आप देखो तो इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी इन चारों को मिला के क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इन चारों को मिला के क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ओके, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट नंढड़ा होता है, छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस, और छोटे से बड़े की तरफ आना है तो प्लस। बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस, और छोटे से बड़े की तरफ आना है तो प्लस।
ओके, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में होता है NIT का डिफरेंस। किसका डिफरेंस होता है? NIT का। यानी कि मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT और फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस NIT। ओके, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। एक बार वापस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस NIT। सर एक बार वापस बताओ, ये मिटा दो आप, सर वापस से बताओ आप। ओके, देखो निकालना है मार्केट प्राइस, पता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। छोटे से बड़े की तरफ साइन लगाओ सबसे पहले प्लस का। किसका साइन लगाओ? प्लस का। ओके, और इन दोनों के बीच का गैप होता है NIT, तो यहां लिख दो NIT। सर एक और बार, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ जाना है, सबसे पहले साइन लगा माइनस का। किसका साइन लगा? माइनस का। अब इन दोनों के बीच में होता है NIT, तो यहां लिख दे NIT। ओके, और सर NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। अब आपको देखना है, देख लो, इसको नोट करना है, नोट कर लो। ओके, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब इतनी देर से नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने ये नहीं जाना कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। अभी तक नहीं जानना भी एक काम था। किस रीजन से हमने नहीं जाना? क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन जल्दी क्लियर होगी। ओके, नेशनल इनकम, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या कह रहा है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को प्लस कर दो तो नेशनल इनकम है। मैंने कहा कौन सी फैक्टर इनकम? बोले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैंने कहा अब तो मुझे याद हो गया, फैक्टर इनकम यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, किसने कमाई? अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो, अब फैक्टर इनकम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाके देख लो, अगर फैक्टर इनकम किसी को कम समझ में आ रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट वाली नहीं देखी हो तो नॉर्मल रेजिडेंट वाली जाके देख लो। ओके, इसीलिए डेफिनेशन हमने लेट पढ़ी। पहले हमने नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझा, फैक्टर इनकम का मतलब समझा। फैक्टर इनकम यानी अर्नड इनकम, फैक्टर इनकम यानी अर्नड इनकम। ओके, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी फैक्टर इनकम अर्न करी उन सबको जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी। उन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। ओके, अब आते हैं, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड या 3 तरीके समझ लो। आगे आने वाले चैप्टर में अपने को यही 3 मेथड पढ़ने, और इन्हीं 3 मेथड का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है बेटा, 100%। कहां कहां पे आता है? अभी 12th में आएगा। फिर आप में से अगर कोई CA करेगा तो आगे CA में भी IPCC यानी इंटरमीडिएट लेवल पर क्या कहते हैं अपने, ये नेशनल इनकम वाला चैप्टर होता है, वहां पे भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इन 3 मेथड का। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को आप वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। एक बार वापस, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, यानी आउटपुट मेथड को आप वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू नेशनल इनकम को बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। देखो, एक देश में इनकम उतनी होगी जितने खर्चे, खर्चे से ज्यादा इनकम किसी की नहीं हो सकती। एक इंसान खर्चे ही उतने कर सकता है जितनी उसकी इनकम है। तो खर्चों की नजरों से देखा जाए इनकम को, यानी नेशनल इनकम को, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सब में कॉमन है। ओके, तो अनकॉमन क्या है सर? आप तो वो बता दो। ओके बेटा, अनकॉमन ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड है तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया आपने, यानी किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने, कब, एक कंट्री के ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, इनकम की नजरों से देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अब तो हमें नाम रट गए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय, वही अगेन, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर एक्सपेंडिचर की नजरों से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट पे नहीं, इंटरमीडिएट पे नहीं। ओके, इनकम की नजरों से देखेंगे तो फैक्टर इनकम को कंसीडर करेंगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आउटपुट की नजरों से देखो तो सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बार बार वही लाइन, मैंने कहा ना ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन तो कॉमन है। ओके, sum total of market value of all final goods and services produced by normal resident of a country during a period of 1 year, या आउटपुट मेथड की नजरों से। एक बार आप लोग इस पे फोकस करिए, देखिए, अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट कर लीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देखना है, रिवाइंड करके देख लीजिए। नेशनल इनकम का मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए। गाइस, थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, सारे लाइक टारगेट्स पूरे करवाने के लिए और हमारी वीडियोस को बार बार देखने के लिए। थैंक्स फॉर चूजिंग आवर चैनल। थैंक यू।